आज करेंगे रिवीजन द्विघात समीकरण का। किसका? क्या कहते हैं इंग्लिश में से? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन ये होती है ax² प्लस bx प्लस c के जनरल यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर से अगर देखें तो ये होगी 3x² माइनस 5x माइनस 7 बराबर फॉर एग्जाम्पल। तो अगर हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करेंगे तो यहाँ x² गुणांक कितना है? 1। यहाँ कितना है? 3। a का मान कितना आ गया है? 3। b का -5 और c का -7। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन दिमाग में रखो, ठीक है? वैसे भी सारी चीज़ हम दिमाग में रखते हैं, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन कहाँ रखेंगे? दिमाग में। उसमें मालूम है ax² प्लस bx प्लस c, तो x की घात 2 का गुणांक कितना आएगा? 3। x का गुणांक क्या आएगा? और अचर पर? अब बताना जरा, a का मान बताओ कितना आएगा? -7 भी बोल रहे हैं बच्चे, -1 भी बोल रहे हैं। -7 वाले कौन कौन है? और अकेले रह गया, कोई बात नहीं। देखो हमेशा जब a का मान आता है वो x की घात 2 का गुणांक होता है, तो x की घात 2 को कौन गुणा कर रहा है? ठीक है? आप इस तरह से याद रखो ax² bx प्लस c, वो तो याद रखोगे, लेकिन कभी कभी वो क्रम बदल देता है एग्जाम में, तो आपको अपना दिमाग फिर लगाना पड़ेगा। वो क्या होगा दिमाग लगाने में कि हम पहले x की घात 2 वाला पद लिखेंगे, फिर x वाला लिखेंगे, फिर अचर पर। निशान सबके साथ चलते हैं, माइनस का निशान इसके साथ चलेगा। a का मान -1, b का मान और c का मान 5। बात समझ में आ गई? इसके बाद जो द्विघात समीकरण होती है इसमें एक चीज है जिसे हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसे डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट इसका अंग्रेजी नाम है, इसलिए इसका नाम डीबी हो जाएगा। कभी कभी इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर से भी हम, और डी का मान होता है रेडी। कभी कभी खाली एक नंबर में विभक्ति कर ही पूछ लेता है, 2 नंबर में पूछ लेता है विभक्ति कर निकाल, तो विभक्ति कर का मान है b² - 4। क्योंकि द्विघात समीकरण है, चर कौन है इसमें? x की घात कितनी है? 2, इसलिए दुनिया में x के 2 ही मान होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का मतलब समीकरण में जब x का मान रखोगे तो LHS RHS के बराबर हो जाएगा, और ऐसे दुनिया में कितने मान होंगे? 2। जिस समीकरण में चर की जितनी घात होती है अधिकतम, उतने ही उस समीकरण में x के मान होते हैं, यानी चर के मान होते हैं या उसके हल होते हैं, और उन्हें हम कहते हैं समीकरण के हल, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक? अब ये जो हल आते हैं वो धनात्मक भी आ सकते हैं, ऋणात्मक भी आ सकते हैं, बराबर भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। आएगी ना? ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे ये समीकरण है x की घात 2 प्लस 1 बराबर 0। अब x का कोई मान हो सकता है जिसको रखने पे उसमें 1 जोड़ो और 0 आ जाए? सोचो, कोई x का मान जिसे यहाँ रख दो x की जगह और उसमें 1 जोड़ के 0 ले आओ, -1 का वर्ग +1 होता है, 1 और 1 2 हो गया। तो जरूरी नहीं है कि दुनिया में हर द्विघात समीकरण का हल कुछ का होता है कुछ का नहीं होता, जब तक हम वास्तविक संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम हल भी जो हमारे कोर्स में है वो वास्तविक हल है। कैसे हल? वास्तविक। तो जो चर है, जो द्विघात समीकरण है, उसके वास्तविक हल संभव हैं या नहीं, ये तो फिर चलो हमें पता लग गया, -1 से देख लिया तो, लेकिन दिमाग में तो डाउट है ही कि पता नहीं हल है या नहीं। उसके लिए काम आता है कौन? ये बताया गया द्विघात समीकरण के हल, या हल को एक दूसरा शब्द देते हैं क्या? ठीक है, संभव होते हैं, संभव है। और वो भी कौन से हल? कौन से? लिखना भूल गया। कौन से हल? वास्तविक हल संभव या मूल संभव। कब? यदि d का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर। नंबर 1। नंबर 2 बात, वास्तविक मूल संभव नहीं होंगे।
मूल या मूल को क्या कहते हैं? हल संभव नहीं होंगे कब? यदि डी का मान 0 से कम है। अब एक स्थिति और आ गई, मूल वास्तविक तो हैं, मूल कितने मूल हैं? 2। कितने हल है? 2। हल को ही मूल कहते हैं, अभी तो बताया। अब ये मत समझना कि हल को मूल कहते हैं, घर वाले हल को पापा के सामने कहो यार मूल उठा दो, वो उठा के मारेंगे डंडा खींच के, ठीक है। हल और मूल, ये हल जो है वो सॉल्यूशन वाला हल है, वो खेतों में चलाने वाला हल नहीं है, ठीक है। कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो उस हल से। तो अब यदि हल निकल आए, मूल निकल आए वास्तविक, उनमें भी 2 स्थितियां उत्पन्न होंगी कि मूल बराबर है या असमान है, क्योंकि 2 मूल हैं, वो दोनों मूल या तो आपस में बराबर हो सकते हैं या बराबर नहीं हो सकते। उसकी भी एक स्थिति है। नंबर तीसरी, सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग होता है, तीसरी स्थिति, यदि द्विघात समीकरण के मूल, वो भी कौन से? वास्तविक मूल कैसे हों? समान, या एक दूसरा शब्द प्रयोग करते समान के लिए बराबर। तो b का मान अलग है, और ये जो गंगा है इधर से इधर बह रही है, उल्टी गंगा नहीं बहती ना, ये बहती है नहीं, इसमें बहेगी। अगर द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल समान है तो d का मान 0, और यदि d का मान 0 है तो समीकरण के वास्तविक मूल समान। ये दोनों तरफ बात चलती है, ठीक। और यदि चौथी स्थिति, यदि द्विघात समीकरण के मूल कैसे हों? असमान हो, तो d का मान आएगा 0 से। इसका मतलब क्या होता है? विविक्तिकर धनात्मक। अगर विविक्तिकर धनात्मक है तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं? असमान। अगर विविक्तिकर शून्य है, ये क्या हुआ? विविक्तिकर, ये विविक्तिकर है, विविक्तिकर तो विविक्तिकर कितना होगा? 0 होगा। और अगर विविक्तिकर ऋणात्मक है, डी का मान 0 छोटा का मतलब क्या हुआ? विविक्तिकर ऋणात्मक, तो इसका मतलब समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं है। केवल ये 3, ये स्थिति है विविक्तिकर कैसा है? ऋणात्मक। यानी वास्तविक मूल नहीं होंगे अगर विविक्तिकर ऋणात्मक है, अगर विविक्तिकर धनात्मक है, 0 नहीं है, तो वास्तविक मूल होंगे और वो दोनों असमान होंगे, अलग अलग होंगे, बराबर नहीं होंगे। और अगर विविक्तिकर शून्य है तो समीकरण के वास्तविक मूल होंगे, लेकिन दोनों आपस में कैसे होंगे? कैसे होंगे? समान या बराबर। अब हमने मूलों के सारे विषय में बात कर ली, बराबर होंगे, बराबर नहीं होंगे, वास्तविक होंगे, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि मूल ज्ञात कैसे होंगे। तो मूल 2 तरीके से ज्ञात होते हैं। एक तरीका हाई स्कूल वाला है, वो 9th क्लास वाला है, आप टुकड़े कर लो, फैक्टर गुणनखंड, और दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, आपसे कह दिया x² प्लस, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है ये, प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात है। केवल इतना सवाल है, या इसे हल करो, लिख के आ गया, इसे हल करो, तो क्या करेंगे? मध्य पद को, ये है सवाल हमारे पास। अब 5 के ऐसे टुकड़े जुड़ के 6 आ जाए, 5 प्लस 1, इसमें से x कॉमन ले लो, इसमें से a कॉमन ले लो, इसमें से x प्लस 5 कॉमन ले लो, क्या बचा? ये क्या हो रहा है? x प्लस 1। कुछ गड़बड़ हुई है? नहीं। हाँ, नहीं हुई। हाँ, हुई गड़बड़। नहीं।
तो x प्लस 5 कॉमन ले लिया, यहाँ से x बचा और यहाँ से प्लस 1 बचा। अब दो संख्याओं का गुणनफल 0 है जी। तो जीरो प्रोडक्ट रूल लगा दो। वो क्या कहता है? शून्य का गुणन नियम, कि दो संख्याएं गुणा 0 आई है वो तभी आ सकती है जब दोनों में से कोई एक संख्या 0 है या फिर दोनों 0। हमें तो कुछ भी नहीं पता, गुणा 0 आ रही है। इसका मतलब हुआ कि x प्लस 5 बराबर 0 होगा या x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर -5 आना चाहिए या x बराबर -1। अब आप इस समीकरण में x का मान -1 रख के देख लो और x का मान -5 रख के देख लो। -1 रख के देखो, -1 का वर्ग 1, क्यों? -1 -6, तो 6 5 और 1 6, 6 - 6 कितना हुआ? 0। 5 रख के देखो माइनस का 25, 25 और 5 30 और -5 रखोगे 5 6 30 -30 30 0। अब दुनिया में और कोई संख्या ऐसी नहीं होगी जो x की जगह रखने पर इसका LHS 0 के बराबर हो जाए। पूरी जिंदगी लगा देना ढूंढते, मिलेंगी नहीं। अरबों संख्याएं हैं लेकिन x के केवल ये दो ही मान हैं, -5 और -1, जो इस समीकरण के LHS को RHS के बराबर करेंगे। इसलिए मतलब विशेष है, इन्हीं को कहते हैं ये द्विघात समीकरण के क्या है? मूल। इसलिए मूल कहते हैं जड़। इसकी जड़ यही है क्योंकि यही मान है दो जो इसे 0 कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई मान नहीं है। इनको सॉल्यूशन भी कहते हैं, इनको हल भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? कितने बच्चों की आई? चलिए 2-4 हमेशा होने भी चाहिए, वरना हम समझाएंगे किसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचते हैं इस मुद्दे पर। सारी बात समझ में आ गई ना? द्विघात समीकरण ABC का मान कैसे निकलता है? x की घात 2 का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, अचर पद c। अचर पद वो जिसमें x c। कुछ ऐसा होगा कभी कभी ये समीकरण आ जाएगी, तो इसमें a कितना हुआ, b कितना हुआ और c कितना हुआ? A होगा 1, a हुआ 1, x की घात 2 का B बराबर 0, b होगा ही नहीं क्योंकि b तो x का गुणांक होता है जी। इसमें x है ही नहीं। और c कितना होगा? 5 बात समझ में आ गई? जी। विविक्तिकर निकालेंगे, विविक्तिकर यानी d, और विविक्तिकर के मान से ही पता लगेगा समीकरण के मूल कैसे हैं, वास्तविक संभव है या नहीं। अगर ऋणात्मक आ गए सवाल वहीं खत्म, समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं है। कब होगी ये स्थिति? जब ऋणात्मक आएगा नहीं कौन? जब विविक्तिकर का मान ऋणात्मक और धनात्मक आ गया तो समीकरण के मूल संभव है तो ज्ञात करो। सवाल क्या आएगा? द्विघात समीकरण ये क्वेश्चन आ जाएगा। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो यदि संभव हो, और संभव नहीं है तो नहीं है, और संभव है तो करो। तो द्विघात समीकरण ये है हमारे पास। ए का मान बताओ, बी का बताओ, सी का बताओ, -1 अब डी निकालो, क्या होगा? स्क्वायर -4ac बी का मान 5 5 4 5, ए का मान, सी का मान कितना है? -1 4, ए का मान 5 और सी का मान -1 -1 ब्रैकेट में रखो। कितना आ गया? 25 और माइनस माइनस प्लस प्लस 5 और 20। डी का मान कितना आ गया? 35 45 जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा है? जीरो से बड़ा है, यानी धनात्मक है। आप जरा चेक करो उस प्रभाव को, इतना लिखो डी का मान कैसा है? धनात्मक। ऋणात्मक होता सवाल यही खत्म हो जाता। अतः समीकरण के मूल संभव है। और जो समीकरण के मूल संभव हैं ज्ञात करो। जो मूल संभव है तो उसे ये तो क्या है? संभव है तो ज्ञात करो। तो समीकरण के संभव मूल ज्ञात करने के लिए द्विघात सूत्र का प्रयोग करें। किसका प्रयोग? द्विघात। ये नया सूत्र आ गया।
इसका प्रयोग कब करेंगे? पहली बात तो जब उसने हमसे मूल पूछे होंगे, क्योंकि ज्यादातर सवाल में यही आया था मूलों के लक्षण ज्ञात। तो मूलों के लक्षण तो पता लग जाते हैं, जैसे विभक्ति का निकलता है तो बिना मूल ज्ञात करे उसके लक्षण हमें पता लगता है। ठीक है, लेकिन जब हमसे कहेगा मूल ज्ञात करो, पहले ये पता करो ज्ञात हो सकते हैं, ज्ञात तो हो सकते हैं, क्योंकि विभक्ति का मान कैसा आ गया? धनात्मक। अब हम लगाएंगे जो समीकरण का मूल ज्ञात करने का सूत्र है वो होता है द्विघात। कौन सा सूत्र? और क्यों प्रयोग किया जाता है इसको? जब मूल संभव हो। ठीक है, समीकरण के मूल ज्ञात करने। और इसे और कौन सा सूत्र कहा जाता है? श्रीधराचार्य या क्या है? वो है x बराबर माइनस बी प्लस डी बटा कौन बोला? 4a माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी। प्लस माइनस को है मान रखने के बाद एक बार प्लस का निशान ले लेंगे। दो मूल आते हैं, एक प्लस का निशान लेके आएंगे और एक माइनस। रखो x बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस वर्गमूल 48 बटे 2 माइनस 5 प्लस माइनस, इसे लिखो 9 × 5 = 45 माइनस 3 प्लस माइनस 3 वर्गमूल 5 बटे 10। तो x का एक मान तो आया प्लस लेके, और एक आएगा माइनस। समझ आ गया? ये सबसे बड़ा सवाल आता है, और कभी कभी जब सवाल थोड़ा टिपिकल होता है तो ऐसे कह देता है 1/x + 1 + 1/x माइनस या x + 3 बराबर 3 से ही 2/3। ऊपर कह देता हल करो। उसमें इसको हल करके थोड़ी देर के बाद इस रूप में लेके आते हैं। हल करने के तरीका एलसीएम ले लो। क्या आएगा एलसीएम इसका? x + 1 गुणा x + 3। यहाँ कितना आ जाएगा? जब यहाँ x + 1 लिखा है तो इससे इसे भाग करोगे एलसीएम को, x + 1 से x + 1 कट जाएगा, जो बचा उसके अंश से गुणा करोगे, कितना होगा? x + 3 प्लस इससे ये कटेगा, क्या आएगा? 3 × 3 = 9, वो 3 × 9 और 2 11। कितना हुआ अभी? x और x 2x + 4 बटे इनकी गुणा कर लो, x की घात 2 + 4x + 3 आ जाएगा गुणा करने के बाद। अब क्या करोगे? तिरछी गुणा 3 गुणा 2x + 4 बराबर 11 गुणा x की घात 2 + 4x + 3। कितना आ गया? इसकी गुणा करो 11x² + 11 चौक 44x + 11 तिया 33 बराबर 6x + 4 तिया 12। सबको एक तरफ ले जाओ, ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। 11x² + 44 में 6 घटाओ 38x + 33 में से 12 घटाओ 21। ठीक है, और इसको लिख सकते हो जब पूरे LHS को पूरे RHS से इंटरचेंज करोगे तो आपके पास द्विघात समीकरण मिलेगा। वो 0 बराबर ये है तो ये भी तो 0 बराबर है, तो हमने इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। तो आपने देखा कि हमने इस समीकरण को किस में निरूपित कर दिया? अब यहाँ से ABC निकालो। ठीक है, फिर D निकालो, फिर पता करो इसको मूल संभव है या नहीं। अगर संभव है, D का मान धनात्मक है, द्विघात सूत्र लगाओ। इससे ऊपर बोर्ड आज तक नहीं है और न जाएगा। ये द्विघात समीकरण पूरा। ठीक है, और जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल दो, उसके अलावा सारा इसमें कवर हो। और थोड़ा ज़्यादा क्या करता है, कभी कभी कह देता है कि इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं k का मान ज्ञात करो। द्विघात समीकरण के मूल बराबर है k का मान ज्ञात करो। उस केस में क्या करेगा? जैसे ये इसने कह दिया x² - 3x + k = 0 के मूल समान है। कैसे हैं? समान। तो k का मान ज्ञात। सवाल आपके ज्ञान से ही होगा, जितना ज्ञान आपके पास है उससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, सवाल को देख के घबराने की आवश्यकता नहीं, आराम से देखो। सबसे पहला काम तुम्हारा ये होता है a बराबर 1, b बराबर
और सी बराबर ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, विभक्तिकर निकालते हैं। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा के कितना आ गया ये 9 माइनस 4। इसका मान है डी का। अब क्या बता दिया उसने, मूल इस समीकरण के मूल समान है। मैंने क्या कहा था, उल्टा भी तो याद रखना है। अगर द्विघात समीकरण का मूल समान है d0 और d0 है तो द्विघात समीकरण के मूल समान है। पहले ही बता दिए कि द्विघात समीकरण का मूल कैसे है, समान समान है। d बराबर कितना होना चाहिए, 0। 0। क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं, समान समान है। इसका मतलब d बराबर 0 का मतलब तो ये हुआ 9 माइनस 4 के बराबर 0, क्योंकि d का मान कितना आया था 9 माइनस 4 के, और इसके मूल है समान इस समीकरण। इसलिए विभक्तिकर कितना लेना पड़ेगा 0। यहाँ से k का मान निकल आया माइनस 4 के बराबर माइनस 9 कट गया, के बराबर 9 हो गया। समझ में आया जी। इसका एक एप्लीकेशन ये भी है, इस तरह से भी सवाल को पूछा जाता है। कभी के यहाँ रख देगा, कभी के यहाँ रख देगा, कभी के यहाँ रख देगा, के को घुमाता रहेगा, नए नए सवाल बनते चले जाएंगे। 3 को 5 लिखेगा, 5 को 12 लिखेगा। समझ में आ रही है बात, जी। करिए।